तो साल 2026 की शुरुआत राजस्थान में आखिर चल क्या रहा है? चलिए, राज्य के सुजस ई-बुलेटिन के जरिए जनवरी के पहले 15 दिनों की सरकारी हलचल पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे राज्य की प्राथमिकताएं क्या नज़र आती हैं। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले तो एक ओवरऑल झलक देखेंगे, फिर विकास, जन कल्याण और युवाओं पर फोकस करेंगे, और आखिर में संस्कृति और सुरक्षा से जुड़ी बातों पर आएंगे। इससे एक साफ अंदाजा लग जाएगा कि सरकार का जोर आखिर किन चीजों पर है। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, राजस्थान, एक पखवाड़े की झलक। यहाँ हम ये देखेंगे कि एक ही समय पर कितनी अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं। ये जो 2 तस्वीरें हैं ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहती हैं। एक तरफ देखिए, चंबल नदी पर बन रहा राम जल सेतु लिंक। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो दिखाता है कि नज़र भविष्य पर है। और दूसरी तरफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसा शानदार आयोजन जो बताता है कि अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजने पर भी उतना ही जोर है। तो ये एक तरह का बैलेंस है, भविष्य भी बनाना है और अपनी जड़ों को भी मजबूत रखना है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, विकास की नींव। देखते हैं कि ये सब कुछ एक ठोस आर्थिक और डिजिटल बुनियाद पर कैसे खड़ा किया जा रहा है, जो किसी भी राज्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इस दिशा में एक बड़ा इवेंट हुआ, डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्ट डेस्टिनेशन समिट। अब इसका मकसद सिर्फ इन्वेस्टर्स को बुलाना नहीं था, बल्कि राजस्थान को आईटी, एआई और रोबोटिक्स जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनाना था। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले समय में रोजगार के ढेरों नए मौके पैदा कर सकती हैं। और इस डिजिटल पुश के सेंटर में है जन आधार। आसान भाषा में कहें तो यह हर नागरिक की एक सिंगल डिजिटल आईडी है, जिससे सरकारी योजनाओं का फायदा लेना बहुत आसान हो जाता है। और अब तो ये डिजिलॉकर से भी जुड़ गया है। मतलब अब कागज ढूंढने और दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट काफी हद तक कम हो गया है। अच्छा, डिजिटल विकास की बात तो ठीक है, लेकिन जमीन पर भी बड़े काम हो रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ना, 2230 करोड़ रुपए का, ये राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट का है। और ये कोई मामूली पुल नहीं है। सोचिए, चंबल नदी के ऊपर करीब 2.25 किलोमीटर लंबा एक विशाल एक्वाडक्ट। ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पानी और सिंचाई के मामले में एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जन कल्याण और सशक्तिकरण। ये देखना दिलचस्प है कि ये जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो आम नागरिक की जिंदगी को सीधे तौर पर कैसे बेहतर बना रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कन्यादान योजना। ये तस्वीर एक सामूहिक विवाह समारोह की है। ये योजना उन परिवारों को सीधी आर्थिक मदद देती है जिनके लिए बेटी की शादी का खर्च उठाना एक बड़ा बोझ होता है। ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, बल्कि एक तरह से सामाजिक सहारा भी है। और इसका असर देखिए, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस योजना से 34,704 बेटियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि ये स्कीम जमीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव ला रही है। और ये सिर्फ एक अकेली योजना नहीं है, ये महिलाओं को सशक्त बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। इसमें गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और बस किराए में छूट जैसी तुरंत राहत देने वाली चीजें भी हैं, और साथ ही महिलाओं को अपना काम शुरू करने में मदद देने जैसी पहले भी, ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। चलिए अब चौथे खंड पर चलते हैं, युवा शक्ति, भविष्य की तैयारी। जाहिर है किसी भी समाज का भविष्य उसके युवाओं पर ही टिका होता है। तो देखते हैं कि इस दिशा में क्या कुछ हो रहा है। युवाओं की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है सरकारी नौकरी और उसकी प्रक्रिया। यहाँ सरकार ने 1 लाख नौकरियों के लिए एक भर्ती कैलेंडर लाने का वादा किया है। साथ ही पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की बात भी कही है, जो सालों साल मेहनत करने वाले लाखों कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सरकार का नजरिया मुख्यमंत्री के इस बयान में साफ झलकता है। युवा देश के भविष्य के कर्णधार हैं और विकसित भारत की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार युवाओं को सिर्फ योजनाओं का फायदा लेने वालों की तरह नहीं, बल्कि देश के विकास में एक एक्टिव पार्टनर के तौर पर देख रही है। लेकिन बात सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर युवाओं को नए रास्ते भी दिखा रही है, जैसे ये माई करियर एडवाइजर ऐप। ये ऐप एआई की मदद से 10वीं के बाद स्टूडेंट्स को 1500 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में बताता है और उन्हें मेंटर्स से भी जोड़ता है।
ये करियर को लेकर जो कन्फ्यूजन होता है उसे दूर करने में एक बड़ी मदद हो सकता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, संस्कृति, शौर्य और सुरक्षा। ये सारे डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के काम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं जो राज्य और देश की पहचान को मजबूत करते हैं। इसमें अपनी संस्कृति का जश्न भी है, वीरता का सम्मान भी और सुरक्षा पर जोर भी। राज्य के लिए ये सच में एक बहुत बड़े गर्व का मौका था। राष्ट्रीय सेना दिवस परेड की मेजबानी जयपुर ने की, और ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि 78 साल में ये पहली बार हुआ कि ये परेड देश की राजधानी दिल्ली से बाहर हुई, और इसके लिए राजस्थान को चुना गया। और जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, ये परेड सिर्फ एक मार्च पास्ट नहीं थी, ये देश की सैन्य ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। इसमें मॉडर्न टैंक्स, मिसाइल सिस्टम से लेकर पैराट्रूपर्स के हैरत अंगेज करतब तक सब कुछ शामिल था। इसे देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शाम को एक कार्यक्रम हुआ, शौर्य संध्या, जिसने इस पूरे दिन को और भी यादगार बना दिया। इसमें सेना के इतिहास को कल्चरल परफॉर्मेंस के जरिए दिखाया गया। 1947 से लेकर आज तक की बहादुरी की कहानियां लोगों के सामने जिंदा हो उठीं। ये इतिहास, कला और शौर्य का एक कमाल का संगम था। तो यहाँ एक बहुत अहम बात नजर आती है। एक तरफ सेना दिवस पर मिलिट्री पावर का सम्मान और दूसरी तरफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे मंचों पर राज्य की गहरी साहित्यिक और सांस्कृतिक जड़ों को सहेजना। ये दोहरा फोकस दिखाता है कि पहचान के ये दोनों पहलू सरकार के लिए कितने जरूरी हैं। तो इन 2 हफ्तों का निचोड़ क्या है? हमें एक ऐसी सरकार दिखती है जो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सीधी मदद से महिलाओं और ज़रूरतमंदों को ताकत देना, युवाओं को सही मौके और मार्गदर्शन देना, और आखिर में राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत दोनों का सम्मान करके एक मजबूत पहचान बनाना। तो आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है, जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, विकास, कल्याण, युवा शक्ति और पहचान, तो ये सब मिलकर राजस्थान के आने वाले कल की कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।